कुर्सी और कलह। अब कौन संभालेगा कमान? नेपाल में पीएम की कुर्सी को लेकर लगातार मंथन जारी है। कल देर रात बंद कमरे में बैठक हुई और आज भी खींचतान जारी है। दरअसल 11 सितंबर को काठमांडू में आर्मी हेडक्वार्टर पर नेपाली सेना और नेपाली युवा प्रदर्शनकारियों के बीच दूसरे दौर की बातचीत होनी थी। इसी में अंतरिम सरकार के मुखिया का नाम तय होना था। एक के बाद एक नेपाली युवा प्रदर्शनकारी आर्मी हेडक्वार्टर पहुंचने लगे। तभी इनमें से कुछ गुटों के बीच बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते मारपीट की नौबत आ गई और प्रदर्शनकारी एक दूसरे पर टूट पड़े। नेपाल में तख्ता पलट हुए 3 दिन बीत चुके हैं। अभी भी तय नहीं हो सका है कि नेपाल के अंतरिम सरकार का मुखिया कौन होगा और सरकार का स्वरूप क्या होगा। नेपाली युवा प्रदर्शनकारी करीब 10 अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं। सबकी अपनी दावेदारियां हैं। कुछ गुटों का आरोप है कि सेना ने बातचीत के लिए बुलाया लेकिन हेडक्वार्टर के अंदर नहीं जाने दिया। कुछ इस बात से नाराज है कि सेना ने बातचीत में राजनीतिक पार्टियों को क्यों बुलाया। वहीं सेना के लिए यह तय करना मुश्किल हो गया है कि वो प्रदर्शनकारियों के इतने गुटों में से किससे बात करें। नेपाल में बवाल के बीच अब नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की एंट्री ने खलबली मचा दी है। दरअसल पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र शाह ने एक सार्वजनिक बयान जारी किया। हालांकि ज्ञानेंद्र शाह 2008 में राजशाही के खात्मे के बाद से ज्यादातर समय राजनीति से दूर रहे। उन्होंने मौतों पर दुख जताया और प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने का आग्रह किया। बयान में कहा गया, ये बेहद दुखद और निंदनीय है कि युवा पीढ़ी की जायज मांगों पर ध्यान देने के बजाय जानें चली गई और कई लोग घायल हो गए। मैं इस हिंसा की निंदा करता हूँ जो शांतिपूर्ण नेपाल समाज के आदर्शों के विरुद्ध है। ज्ञानेंद्र ने भी प्रदर्शनकारियों के सुशासन और आर्थिक अनुशासन की मांगों को वैध माना। उन्होंने बाहरी तत्वों द्वारा अशांति का फायदा उठाने के खतरे के प्रति आग्रह किया। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की एंट्री और उनके बयान के बाद से एक वर्ग राजा ज्ञानेंद्र के साथ खड़ा दिख रहा है और अब नेपाल में मांग उठने लगी है कि राजशाही से ही स्थिरता मिलेगी। समर्थक कह रहे हैं, लोकतंत्र ने हमें सिर्फ अस्थिरता दी। लंबे समय बाद पूर्व राजा ज्ञानेंद्र का जनता के बीच आना, ज्ञानेंद्र के पास पुराने समर्थक अब भी मौजूद। सेना और नौकरशाही के बीच उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर, लेकिन नए युवा और शहरी तबका लोकतांत्रिक ढांचे को छोड़ने के पक्ष में नहीं। नेपाल में राजशाही से ही स्थिरता मिलेगी, ऐसा लोगों का मानना है। तो वहीं इससे पहले ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिंहदेल ने राष्ट्र को संबोधित किया था। सिंहदेल जब नेपालियों से शांति की अपील कर रहे थे तो उनके पीछे के चित्र ने सबका ध्यान खींचा। ये चित्र पूर्व राजा पृथ्वी नारायण शाह का है। 18वीं सदी के सम्राट शाह को नेपाल के एकीकरण के लिए जाना जाता है। नेपाल के राजा पृथ्वी नारायण शाह का चित्र सेना प्रमुख अशोक राज सिंहदेल के पीछे प्रदर्शित होने को संकेत की तरह देखा जा रहा है। राजा शाह की तस्वीर को कई लोगों ने राष्ट्रीय अस्थिरता के बीच प्रतीकात्मक संदेश के रूप में देखा है। इसके राजशाही के समर्थन समेत कई मतलब निकाले गए हैं। इसीलिए इस चर्चा ने भी जोर पकड़ा कि ये राजशाही की वापसी का संकेत है। सुलगते नेपाल में कौन नेपाली युवाओं के बीच कौन कितना पॉपुलर है, ये आपको बताते हैं। सुशीला कार्की पूर्व चीफ जस्टिस 58.9% लोगों की पसंद है। बालेंद्र शाह मेयर काठमांडू 32.1% लोगों की पसंद है। सागर ढकाल पूर्व क्रिकेटर 7.1% लोगों की पसंद है, जबकि हरका सपांग मेयर धरान 1.8% लोगों की पसंद है। देखा आपने, सुशीला कार्की नेपाल पीएम की रेस में सबसे आगे दिख रही हैं। सुशीला म्यामसँग कुरा गर्दै मैले सुशीला म्यामले भनिसके, म्याम तपाईले यो अभिभावक तो लिनु सक्नु भएन भने। लेकिन सबसे पहले जानिए लीडरशिप को लेकर कंफ्यूजन थी। सुशीला कार्की के नाम पर अंतिम मोहर नहीं लग पाई क्योंकि नेपाली युवा कार्की के नाम पर सहमत नहीं दिखे। नेपाली युवाओं को लीड करने वाला कोई युवा चेहरा चाहिए। इसी वजह से आर्मी को भी बातचीत आगे बढ़ाने में दिक्कत आ रही है। आर्मी चीफ का मानना है सबकी सहमति से ही सरकार बनेगी। नेपाल एक चौराहे पर खड़ा है। क्या फिर से राजशाही लौटेगी? क्या सुशीला नया विकल्प बनेंगी या फिर पुराने धड़े ही नए समीकरण लाएंगे? काठमांडू में कुर्सी की इस कलह का असर सिर्फ नेपाल पर नहीं, पूरे दक्षिण एशिया पर होगा। राजशाही की वापसी और नए नेतृत्व की तलाश दोनों ही नेपाल के भविष्य की दिशा तय करेंगे। फिलहाल कुर्सी का घमासान जारी है। सवाल यही, नेपाल में अगला सूरज किसके नाम का होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अगली खबर नेपाल से है क्योंकि काठमांडू की सड़कों पर राजनीति का तूफान है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर खींचतान है। युवा दो धड़ों में बंट गए हैं और अब इस सियासी घमासान में नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र की एंट्री ने खेल और दिलचस्प बना दिया है। आखिर कब कैसे खत्म होगी काठमांडू की कुर्सी की कलह और किसका पलड़ा है भारी, इस रिपोर्ट में देखिए।
कुर्सी और कलह। अब कौन संभालेगा कमान? नेपाल में पीएम की कुर्सी को लेकर लगातार मंथन जारी है। कल देर रात बंद कमरे में बैठक हुई और आज भी खींचतान जारी है। दरअसल 11 सितंबर को काठमांडू में आर्मी हेडक्वार्टर पर नेपाली सेना और नेपाली युवा प्रदर्शनकारियों के बीच दूसरे दौर की बातचीत होनी थी। इसी में अंतरिम सरकार के मुखिया का नाम तय होना था। एक के बाद एक नेपाली युवा प्रदर्शनकारी आर्मी हेडक्वार्टर पहुंचने लगे। तभी इनमें से कुछ गुटों के बीच बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते मारपीट की नौबत आ गई और प्रदर्शनकारी एक दूसरे पर टूट पड़े। नेपाल में तख्ता पलट हुए 3 दिन बीत चुके हैं। अभी भी तय नहीं हो सका है कि नेपाल के अंतरिम सरकार का मुखिया कौन होगा और सरकार का स्वरूप क्या होगा। नेपाली युवा प्रदर्शनकारी करीब 10 अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं। सबकी अपनी दावेदारियां हैं। कुछ गुटों का आरोप है कि सेना ने बातचीत के लिए बुलाया लेकिन हेडक्वार्टर के अंदर नहीं जाने दिया। कुछ इस बात से नाराज है कि सेना ने बातचीत में राजनीतिक पार्टियों को क्यों बुलाया। वहीं सेना के लिए यह तय करना मुश्किल हो गया है कि वो प्रदर्शनकारियों के इतने गुटों में से किससे बात करें। नेपाल में बवाल के बीच अब नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की एंट्री ने खलबली मचा दी है। दरअसल पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र शाह ने एक सार्वजनिक बयान जारी किया। हालांकि ज्ञानेंद्र शाह 2008 में राजशाही के खात्मे के बाद से ज्यादातर समय राजनीति से दूर रहे। उन्होंने मौतों पर दुख जताया और प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने का आग्रह किया। बयान में कहा गया, ये बेहद दुखद और निंदनीय है कि युवा पीढ़ी की जायज मांगों पर ध्यान देने के बजाय जानें चली गई और कई लोग घायल हो गए। मैं इस हिंसा की निंदा करता हूँ जो शांतिपूर्ण नेपाल समाज के आदर्शों के विरुद्ध है। ज्ञानेंद्र ने भी प्रदर्शनकारियों के सुशासन और आर्थिक अनुशासन की मांगों को वैध माना। उन्होंने बाहरी तत्वों द्वारा अशांति का फायदा उठाने के खतरे के प्रति आग्रह किया। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की एंट्री और उनके बयान के बाद से एक वर्ग राजा ज्ञानेंद्र के साथ खड़ा दिख रहा है और अब नेपाल में मांग उठने लगी है कि राजशाही से ही स्थिरता मिलेगी। समर्थक कह रहे हैं, लोकतंत्र ने हमें सिर्फ अस्थिरता दी। लंबे समय बाद पूर्व राजा ज्ञानेंद्र का जनता के बीच आना, ज्ञानेंद्र के पास पुराने समर्थक अब भी मौजूद। सेना और नौकरशाही के बीच उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर, लेकिन नए युवा और शहरी तबका लोकतांत्रिक ढांचे को छोड़ने के पक्ष में नहीं। नेपाल में राजशाही से ही स्थिरता मिलेगी, ऐसा लोगों का मानना है। तो वहीं इससे पहले ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिंहदेल ने राष्ट्र को संबोधित किया था। सिंहदेल जब नेपालियों से शांति की अपील कर रहे थे तो उनके पीछे के चित्र ने सबका ध्यान खींचा। ये चित्र पूर्व राजा पृथ्वी नारायण शाह का है। 18वीं सदी के सम्राट शाह को नेपाल के एकीकरण के लिए जाना जाता है। नेपाल के राजा पृथ्वी नारायण शाह का चित्र सेना प्रमुख अशोक राज सिंहदेल के पीछे प्रदर्शित होने को संकेत की तरह देखा जा रहा है। राजा शाह की तस्वीर को कई लोगों ने राष्ट्रीय अस्थिरता के बीच प्रतीकात्मक संदेश के रूप में देखा है। इसके राजशाही के समर्थन समेत कई मतलब निकाले गए हैं। इसीलिए इस चर्चा ने भी जोर पकड़ा कि ये राजशाही की वापसी का संकेत है। सुलगते नेपाल में कौन नेपाली युवाओं के बीच कौन कितना पॉपुलर है, ये आपको बताते हैं। सुशीला कार्की पूर्व चीफ जस्टिस 58.9% लोगों की पसंद है। बालेंद्र शाह मेयर काठमांडू 32.1% लोगों की पसंद है। सागर ढकाल पूर्व क्रिकेटर 7.1% लोगों की पसंद है, जबकि हरका सपांग मेयर धरान 1.8% लोगों की पसंद है। देखा आपने, सुशीला कार्की नेपाल पीएम की रेस में सबसे आगे दिख रही हैं। सुशीला म्यामसँग कुरा गर्दै मैले सुशीला म्यामले भनिसके, म्याम तपाईले यो अभिभावक तो लिनु सक्नु भएन भने। लेकिन सबसे पहले जानिए लीडरशिप को लेकर कंफ्यूजन थी। सुशीला कार्की के नाम पर अंतिम मोहर नहीं लग पाई क्योंकि नेपाली युवा कार्की के नाम पर सहमत नहीं दिखे। नेपाली युवाओं को लीड करने वाला कोई युवा चेहरा चाहिए। इसी वजह से आर्मी को भी बातचीत आगे बढ़ाने में दिक्कत आ रही है। आर्मी चीफ का मानना है सबकी सहमति से ही सरकार बनेगी। नेपाल एक चौराहे पर खड़ा है। क्या फिर से राजशाही लौटेगी? क्या सुशीला नया विकल्प बनेंगी या फिर पुराने धड़े ही नए समीकरण लाएंगे? काठमांडू में कुर्सी की इस कलह का असर सिर्फ नेपाल पर नहीं, पूरे दक्षिण एशिया पर होगा। राजशाही की वापसी और नए नेतृत्व की तलाश दोनों ही नेपाल के भविष्य की दिशा तय करेंगे। फिलहाल कुर्सी का घमासान जारी है। सवाल यही, नेपाल में अगला सूरज किसके नाम का होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।